बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं वक़ास गफ़ारी आपसे इस सिलसिले के चौथे वीडियो लेक्चर में मुखातिब हूँ। हमने 8 क्लास की जनरल साइंस बुक की शुरुआत की है। ये इस सिलसिले की लेक्चर नंबर 4 है। मैं इस वक्त जनरल साइंस बुक की फ़र्स्ट चैप्टर की 12 पेज पे हूँ और सब स्टूडेंट से गुजारिश है कि अगर आपने पहले वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे तो वो तरतीब से देख के फिर यहाँ आ जाए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियोस की लिंक्स मैंने शेयर की है, लेक्चर नंबर 1, 2, 3 की। तो आप अगर तरतीब से पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर ले और बेल का निशान दबाए ताकि हमारे वीडियो लेक्चर जैसे हम अपलोड करें तो वो आपकी यूट्यूब में आ सके और आप देख सकें। चलो अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं बग़ैर किसी टाइम को ज़ाय किए बग़ैर। माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी आज हमारा टॉपिक है। इससे पहले हमने किडनी के बारे में पिछले लेक्चर में काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि किडनी की स्ट्रक्चर कैसी है, फंक्शन किडनी की क्या है। तो आप अगर उस टॉपिक को पहले देख लें तो यहाँ आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगी कि जब आप ये समझ लेंगे कि किडनी की फ़ंक्शन क्या है और किडनी कैसी बनी है, स्ट्रक्चर क्या है और इसका हमारे जिस्म में क्या रोल है और फिर जिस्म के अंदर जो एक्सक्रीटरी हमारे अखराज का निज़ाम है तो इसमें इसका किडनी का क्या रोल है। तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इससे पहले वाला लेक्चर ज़रूर आप वो देख लें और उसके बाद फिर ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये टॉपिक इस लिहाज से बहुत अहम है कि किडनी एक यूनिक ऑर्गन है हमारे जिस्म में जिसका कोई नेमल बदल नहीं है और इसकी पेचीदगियाँ अक्सर वो लॉन्ग टर्म होती है और रीनल फेलियर की सूरत में फिर तो वो बिल्कुल इंसान की बस से बाहर हो जाती है। तो ये बहुत नायाब और अल्लाह का एक बहुत बड़ा नेमत है जो इंसान के जिस्म में गुर्दे हैं। तो हम सबको इसकी केयर करनी चाहिए और वो सारी काम जो अब हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इन गुर्दों की सेहत का ख्याल रख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं, फिर आगे इसमें मज़ीद डिस्कशन जो भी आएगी तो वो इंशाल्लाह वक्त के साथ हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी का मतलब है कि गुर्दे की पेचीदगियाँ या गुर्दे की बीमारियाँ, गुर्दे का ख़राब होना, फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स इन किडनी। सबसे पहले हम बात करते हैं उस पेचीदगी की जो बहुत ज़्यादा आम है हमारे इस सोसाइटी में, जो जिसको हम आम उर्दू में इसको हम गुर्दे की पथरी कहते हैं। इंसान की गुर्दे में पथरी बन जाती है जो कि बहुत पेनफुल होती है। समटाइम्स किडनी कैन नॉट वर्क एफिशिएंटली। कभी कभी गुर्दा जो है वो सही तरह वर्क नहीं कर पाता। IE का मतलब है दैट इज़, इसको उर्दू में कहेंगे यानी कि टू रिमूव नाइट्रोजनियस वेस्ट और साल्ट्स फ्राम द ब्लड। क्या सही नहीं कर पाता काम? वो किडनी का काम है कि खून से फाजिल मादों को अलग करे, तो वो ये काम सही नहीं कर पाता। वो खून से फाजिल मादों को सही तरह वो अलग नहीं कर पाता, जिसमें से इन सच सिचुएशन ऐसे हालात में द साल्ट एक्यूमुलेट इन किडनीज फ्राम एंड फॉर्म स्टोन्स। इस वजह से कुछ साल्ट्स जो है वो हमारी किडनी में ही रह जाते हैं और वो स्टोन्स बना लेते हैं, वो पथरी बना लेते हैं। अच्छा, ये मैंने पिछले लेक्चर में जो डिस्कस हमने किया था कि गुर्दा जो है वो नाइट्रोजनियस वेस्ट ब्लड से नाइट्रोजनियस वेस्ट को अलग करता है। इसके अलावा जो फाजिल जो ज़ायद जो पानी होता है वो अलग करता है और इसके अलावा साल्ट्स जितने भी हैं वो अलग करता है, ठीक है, जिसमें कैल्शियम्स वगैरह ये सब आते हैं। तो जब किडनी सही फंक्शन नहीं करता तो वो साल्ट जो गुर्दे में खून में आते हैं फ़िल्टर होने के लिए तो वो सही तरह फ़िल्टर नहीं हो जाते, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो फ़िल्ट्रेशन किडनी जो फ़िल्ट्रेशन करती है खून से इन साल्ट्स को, इन नमकियात को अलहदा करती है, तो गुर्दा सही काम नहीं कर पाता और उसको सही तरह अलहदा नहीं करता खून से। Formation of stones disturb the normal function of kidney and causes severe pain.
ये स्टोन जब पथरी बन जाती है गुर्दे में तो वो जो गुर्दे की नॉर्मल फंक्शन है, जो उसका काम है, वो मुतासिर करती है। मतलब फिर नॉर्मली वो गुर्दा जो नॉर्मल काम करता है, जो फिल्ट्रेशन करता है, वो सही तरह नहीं कर पाता एंड काजेज सिवियर पेन और शदीद दर्द जो है उसका सबब बनता है। गुर्दे की दर्द बहुत शदीद होती है। सारे दर्दों में जिस्म के जो दर्द हैं तो कुछ दर्द बहुत शदीद होते हैं, इनमें से एक गुर्दे का दर्द भी है। जब गुर्दे में स्टोन होता है, पथरी होती है, तो इसकी बहुत शदीद दर्द होती है इंसान को। किडनी स्टोन में ट्रेवल टू यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर। अच्छा, ये आपकी नोट करने की बात है कि किडनी स्टोन जो होता है वो सिर्फ किडनी में ही नहीं रहता, कभी कभी वो यूरेटर में भी आ जाता है। यूरेटर वो दो पाइप्स थे जो यूरिनरी ब्लैडर को जाते थे, जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे। तो कभी कभी ये स्टोन जो है गुर्दे से नीचे उतर के यूरेटर में आ जाते हैं और फिर इसकी दर्द और भी शदीद हो जाती है और ब्लॉकेज भी हो जाता है यूरिन की, फिर सही तरह यूरिन नहीं आती। और इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर तक भी आती है, मतलब मसाने तक वो उतर आती है और कभी कभी वो मसाने में आ जाती है तो फिर मसाने में रहती है। तो ये वही किडनी की स्टोन है जो कि यूरेटर में कभी आ जाती है, कभी मसाने तक पहुंच जाती है। ठीक है। द कॉमन काज ऑफ स्टोन इन किडनी आर एक्सेसिव कैल्शियम साल्ट्स इन द फूड एंड यूरिक एसिड एट्सेट्रा। जो सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से गुर्दे में पथरी बनती है तो वो कैल्शियम साल्ट, मतलब कैल्शियम की नमकियात का ज़्यादा इस्तेमाल है। और इसके अलावा यूरिक एसिड जब ज़्यादा हो जाता है तो ये इसकी काजेज़ है किडनी स्टोन में, किडनी में जो स्टोन बनता है। तो कैल्शियम सॉल्ट्स की ज़्यादती जो हम खुराक खाते हैं, अगर उसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम हम खा रहे हैं तो उसकी वजह से ये किडनी में स्टोन कभी कभी बन जाता है। देखो, ये ऐसी नहीं है कि मतलब हर किसी का बन जाता है। बाज़ लोग, मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 70-80% लोगों में अगर वो सॉल्ट्स उसकी ज़्यादा भी हो जाए तो वो अक्सर किडनी वो कर लेता है, उसको फ़िल्टर कर लेता है खून से। लेकिन कभी कभी जब अब इंसान की किस्मत की बात है, कभी कभी जिस इंसान की खून में कैल्शियम की साल्ट की मकदार ज़्यादा हो जाती है तो वो फिर उसकी वजह से वो जो किडनी के स्टोन है वो बन जाता है। अच्छा, अब इसमें एक मैं यहाँ ये बात भी क्लियर कर लूँ कि जो कैल्शियम है तो वो बहुत मुफीद सॉल्ट्स है हमारे लिए। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा ना हो कि आप सर्च कर लो कि कि कैल्शियम कौन कौन सी चीज़ों में है फूड में और फिर वो ना खाओ। ऐसा बिल्कुल ना करना। कैल्शियम सॉल्ट्स हमारे जिस्म के लिए बहुत मुफीद चीज़ है, लेकिन उसकी ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, बल्कि ज़्यादती तो हर चीज़ की वो नुकसानदेह होती है। ठीक है। तो एक ख़ास हद में हमारे जिस्म को कैल्शियम की बहुत अशद ज़रूरत है। जब कैल्शियम की कमी पड़ जाती है तो इंसान के नाखून, हड्डियाँ, ये सब ख़राब हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि आपने कैल्शियम वाली खुराकों को बिल्कुल छोड़ना भी नहीं है और उसकी ज़्यादती नहीं करनी। ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपने मियाना रवि इख्तियार करना है, बल्कि हर किस्म के सॉल्ट्स। आपको मैं यहाँ एक बात और भी वाज़ेह करता चलूँ कि अल्लाह ताला ने दो ऐसी चीज़ें पैदा की है, ये बहुत क्लियर कट आप अपने जहन में डाल लें कि अगर वो देखे तो वो, अगर ताकत के हिसाब से देख ले तो वो इंसान के जिस्म की बहुत बेहतरीन ताकत है। लेकिन अगर दूसरी एंगल से उसको देखे और उसकी ज़्यादती हो जाए तो फिर वो इंसान के जिस्म के लिए ज़हर कातिल साबित होता है। वो बिल्कुल ज़हर की तरह काम करता है। और वो दो चीज़ें क्या है, वो एक शुगर है और एक साल्ट है। आपने चीनी और नमक, ये दो चीज़ें आपने मियाना रवि से, अगर आप बीमार है या नहीं है, अगर आप बिल्कुल नॉर्मल इंसान है तो ये दो चीज़ें आपने मियाना रवि से अपने खुराक में इस्तेमाल करना है। आप इसको बिल्कुल छोड़ भी नहीं सकते और आप इसकी ज़्यादती अगर आप करते हैं तो फिर भी आपको प्रॉब्लम आएगा। चीनी जो होता है, वो शुगर, ये हमारे जिस्म को ताकत देता है, एनर्जी देता है। लेकिन अगर इसकी ज़्यादती हो जाए तो फिर ये इंसान में बहुत सी बीमारियों का सबब बनता है। इसके साथ साथ अगर आप देखें, साल्ट्स, नमकियात हमारे जिस्म की ताकत होती है। आपने अक्सर गर्मियों देखा होगा जब ज़्यादा पसीना निकलता है तो इंसान नमक मिला पानी पीता है ताकि उसके जिस्म में एनर्जी आ जाए। तो ये हमारे जिस्म के लिए बहुत ताकत की और एनर्जी वाली चीज़ें हैं। लेकिन अगर इसकी ज़्यादती हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर साल्ट की आपके जिस्म में
जिसम में साल्ट की कमी हो जाए, ज़्यादती हो जाए, आप बहुत ज़्यादा साल्ट पी रहे हैं तो इससे आपकी ब्लड प्रेशर ट्रिगर हो सकता है। ठीक है, तो ख़ासकर ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए देखो, अब हमारे माशरे में कुछ मतलब एजुकेशन की कमी की वजह से ये पाया जाता है कि किसी को शुगर हो तो वो फिर चीनी मुकम्मल बंद कर देता है, वो बिल्कुल चाय में भी नहीं पीता और ऐसी भी बिल्कुल चीनी अपने खुराक में से मुकम्मल ख़त्म कर देता है। ये बहुत ख़तरनाक बात है क्योंकि चीनी की ज़रूरत बहरहाल जिस्म को पड़ती है। चीनी से तो एनर्जी बनती है, अगर आप चीनी बंद कर लेंगे तो उससे आपको ये होगा कि सारा दिन फिर आप बिस्तर पे पड़े रहोगे, आपके जिस्म में वो एनर्जी नहीं होगी। तो जितने मतलब मॉडर्न दौर के डॉक्टर्स हैं तो वो कहते हैं कि आप कितनी भी शुगर की मरीज़ हो तो आपको चीनी नहीं बंद करनी चाहिए, उसके थोड़े से थोड़ा मकदार आपको ज़रूर दिन में किसी न किसी चीज़ में वो इस्तेमाल करनी चाहिए, बस ये है कि उसकी ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो ब्लड प्रेशर की मरीज़ है वो बिल्कुल नमक अपने ऊपर वो बंद कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, अपने खुराक से नमक को निकाल देते हैं। फिर 1 दिन 2 दिन हफ़्ता 1 महीने तक वो जब चला जाता है और वो नमक इस्तेमाल नहीं करता, उसको खुराक में नहीं मिलती, तो देखो नमक इंसान के जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है जिससे इंसान को एनर्जी मिलती है। तो नतीजा क्या निकलता है कि कुछ वक्त बाद फिर वो बिस्तर पे पड़ा होता है क्योंकि उसके जिस्म में दम नहीं होता। वो ये समझ रहा होता है कि शायद ये मैं शुगर या ब्लड प्रेशर की वजह से बिस्तर पे पड़ गया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके जिस्म में वो ताकत ही ख़त्म हो जाती है। तो मेरे बातों का ख़ुलासा ये हुआ कि आप अगर शुगर की मरीज़ है, ब्लड प्रेशर की मरीज़ है या कोई भी मरीज़ है, खुदा न खास्ता आप का नाम मैं वैसे ही जनरली मैं ले रहा हूँ, तो उसको चाहिए कि चीनी और नमक जो है वो बिल्कुल ख़त्म ही नहीं करनी चाहिए और एक ख़ास हद से उसके इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ये अगर कोई मरीज़ है तो भी ये रूटीन है, अगर कोई बीमार है तो भी ये रूटीन है। बीमार को थोड़ा सा और भी अपना लेवल वो कम रखना चाहिए, लेकिन इसको मुकम्मल ख़त्म नहीं करना अपनी ज़िंदगी से। ठीक है, तो ये थोड़ी सी नमकियात और शुगर की बात हो गई। अच्छा, अब आते हैं, आप ये देख ले, ये नीचे इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा है स्टोन इन किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। इंसान के मसाने और गुर्दे में जो पथरी होती है, स्टोन होता है, उसके ये पिक्चर्स हैं, अगर आप देख ले। तो ये एक सिंपल डायग्राम है, इसमें मैं थोड़ा सा ब्रश मैं ले लूँ। ये देखो, ये यहाँ पे जो है ना, ये मसानी की एक पिक्चर उन्होंने दी हुई है, यहाँ पे जो मैंने इनसर्कल किया ये इसमें स्टोन पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इस तरह देखो, ये यहाँ पे जो इस दूसरी साइड पे जो किडनी है ना, तो इस पे यहाँ पे ये स्टोन पड़ा हुआ है। सही है, अब ये स्टोन कभी कभी नीचे उतर के तो आप देख ले यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये यूरेटर में है, ये बिल्कुल उस पाइप में आ गया है, तो ये स्टोन है। और इस पाइप की नीचे यहाँ पे जब आप नीचे जाएंगे तो ये वाला यूरिनरी ब्लैडर आता है और ये स्टोन कभी कभी यहाँ भी आ जाता है, तो ये बिल्कुल इस साइड पे इस तरह यहाँ तक ये ट्रेवल करता रहता है। सही है, तो ये जगह है स्टोन बनने की, और स्टोन की हमने ये भी पता लगाया कि इसकी बनने का सबब क्या होता है, तो जो कैल्शियम साल्ट होते हैं वो इसके बनने के असबाब हैं। तो आपको साल्ट्स जितनी भी है, नमकियात है, वो एक नरवी से अपने खुराक में आपने शामिल करना है, न इसकी ज़्यादती करनी है न इसकी कमी करनी है। स्मॉल साइज्ड स्टोन कैन बी रिमूव थ्रू यूरिनरी सिस्टम बाय ड्रिंकिंग मोर वाटर। अब देखो, स्टोन की मुख्तलिफ उसकी साइज़ होती है। अगर छोटा साइज़, एक छोटा साइज़ होता है, एक दरमियाना साइज़ होता है और एक फिर बड़ा साइज़ होता है, तो उसके फिर इलाज क्या है, उसको कैसे हैंडल करेंगे। अगर जिगर में किडनी में पथरी बन गई है तो उसको फिर कैसे हैंडल करेंगे। तो किताब कहता है कि स्मॉल साइज स्टोन कैन बी रिमूव थ्रू यूरिनरी सिस्टम बाय ड्रिंकिंग मोर वाटर, कि जो छोटे साइज़ के स्टोन होते हैं वो आसानी से इंसान के पेशाब में से निकल जाता है जब आप ज़्यादा पानी पीते हैं।
तो मतलब उसका इलाज क्या है, अगर छोटे साइज़ का स्टोन है तो आपको डॉक्टर कहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, यही आपका इलाज है। वो ज़्यादा पानी पीने से वो ख़ुद ब खुद इंसान के पेशाब में निकल जाता है। सही है। फिर है मीडियम साइज़ स्टोन आर रिमूव्ड बाय लिथोट्रिप्सी। जो दरमियाने साइज़ का स्टोन है वो लिथोट्रिप्सी के ज़रिए इंसान के जिस्म से निकलता है। लिथोट्रिप्सी क्या है? लिथोट्रिप्सी इन्वॉल्व्स बम्बार्डमेंट ऑफ शॉक वेव्स ऑन द स्टोन फ्राम आउटसाइड। लिथोट्रिप्सी जो है वो जो आपकी किडनी में स्टोन होता है उसको बाहर से लेज़र के ज़रिए, लेज़र शुआओं के ज़रिए उस पर बम्बारमेंट करते हैं। मतलब उस पर इतने रेज़, इतने शुआएँ उस स्टोन पे फोकस कर लेते हैं कि उन शुआओं से वो टूट जाता है इंसान के गुर्दे में, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान के पेशाब में निकल जाता है। तो ये मीडियम साइज़ के लिए ये ट्रीटमेंट है कि फिर वो शुआओं के ज़रिए जो लिथोट्रिप्सी है तो लेज़र के शुआओं के ज़रिए उस पर बम्बारमेंट करते हैं और उसको पारा पारा करते हैं गुर्दे के अंदर ही, और फिर वो पेशाब में इंसान से पानी के ज़रिए वो निकल जाता है। हाँ, इसके ज़रिए ये लिथोट्रिप्सी जो है इसके लिए आपको कोई सर्जरी वगैरह और कट लगाना वगैरह नहीं करना पड़ता। तो इसके लिए सिर्फ ये है कि आप को वो मशीन के ज़रिए आपको लटा देंगे और वो लेज़र के मशीन जो होते हैं अल्ट्रासाउंड पे उसको देखेंगे डॉक्टर साहब, और फिर लेज़र के शुआओं से उस स्टोन को वो वहाँ पे फोकस करके स्टोन पे शुआएँ तमाम फोकस करके एकदम से लाखों शुआएँ उस पे छोड़ देते हैं, जिससे वो स्टोन जो है वो पारा पारा हो जाता है और फिर इंसान के जिस्म से पेशाब में वो निकल जाता है। अच्छा, अब तीसरी वो स्टोन जो बड़ा हो जाता है, ठीक है, जिसका साइज़ फिर बड़ा हो जाता है। शॉक वेव ब्रेक द स्टोन इनटू स्मॉल पीसेस विच आर पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरिन। ये बात तो हो गई कि यूरिन में फिर वो निकल जाता है जब वो पारा पारा हो जाता है। स्टिल लार्जर स्टोन्स नीड सर्जरी फॉर द रिमूवल। जो बड़ा स्टोन होता है तो उसके लिए फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके लिए फिर सिंपली वो डॉक्टर इंसान की वो जिस्म पे कट लगा देता है, ऑपरेशन कर देता है और फिज़िकली प्रैक्टिकली उस स्टोन को उठा के बाहर फेंक देता है। तो ये स्टोन थी, इसमें 3 किस्म के स्टोन हैं, एक छोटा, एक दरमियाना, एक बड़ा। छोटा स्टोन जो है वो सिर्फ पानी पीने से इंसान के जिस्म में ख़त्म हो जाता है, वो मतलब पेशाब में निकल जाता है। लिथोट्रिप्सी, ये मीडियम साइज़ जो स्टोन है वो लिथोट्रिप्सी के ज़रिए, लेज़र के शुआओं के ज़रिए उसको ख़त्म कर देती है, पारा पारा करते हैं और फिर पेशाब में निकल जाता है। जो बड़ा स्टोन होता है उसके लिए फिर सर्जरी करनी पड़ती है। तो ये किडनी स्टोन के बारे में पूरी जितनी भी मालूमात थी वो हो गई, उस पर डिस्कशन हो गई। अब आते हैं रीनल फेलिवर। ये बहुत अहम टॉपिक है जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ। रीनल फेलिवर जो है वो इंसान की गुर्दे की, जिसको हम आम उर्दू में इसको कहते हैं कि गुर्दे फेल हो गए। तो रीनल फेलिवर जो है वो क्या है, वो कैसे आता है, किस वजह से आता है और फिर इसकी ट्रीटमेंट क्या है। रीनल फेलिवर इज़ द कंप्लीट और पार्शियल फेलिवर ऑफ किडनी टू वर्क। रीनल फेलिवर इंसान की गुर्दे के मुकम्मल तौर पे अगर काम करना छोड़ दे या पार्शली वो काम करना छोड़ दे तो उसको रीनल फेलिवर कहते हैं। फेलिवर का लफ्ज़ जो है वो तब आएगा जब गुर्दा जो है जिसका जो फंक्शन है कि वो खून से फाजिल मादों को अलग करता है, अगर गुर्दा ये फंक्शन नहीं कर रहा, अगर वो खून से फाजिल मादे नहीं अलग कर रहा, फ़िल्ट्रेशन नहीं कर रहा, तो हम कहते हैं कि अब फेलिवर हो चुकी है इसकी, ठीक है। तो रीनल फेलिवर एक सीवियर केस होता है गुर्दे का, जिसमें गुर्दा मुकम्मल तौर पे हार मान लेता है, ठीक है। और उसकी कुछ वजूहात है कि वो क्यों गुर्दा इतना ख़राब हो जाता है, इतना वो मतलब वो इतना ख़राब हो जाता है कि वो काम करना छोड़ देता है। तो वो उसकी वजूहात क्या होती है, क्यों ऐसा होता है। द मेन काज ऑफ रीनल फेलिवर आर लॉन्ग टर्म इन्फेक्शंस, डायबिटीज़ मिलेटस एंड हाइपरटेंशन। जो सबसे बड़ी वजूहात है रीनल फेलिवर के, तो वो लॉन्ग टर्म इन्फेक्शंस होती हैं,
और इसके अलावा डायबिटीज़ होती है, मतलब जो जिसको हम आम अल्फाज में शुगर कहते हैं, और हाइपरटेंशन जिसको हम आम अल्फाज में ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ये 3 वजूहात हो सकती है रीनल फेलिवर की। लॉन्ग टर्म इन्फेक्शंस जो होते हैं, मतलब अक्सर जो किडनी में ज़ख़म पैदा हो जाता है और इंसान या तो उसको मतलब वो डायग्नोस नहीं हो जाता, उसको पता नहीं चलता कि मेरे गुर्दे में ज़ख़म है, या अक्सर पता चल जाता है लेकिन कुछ लोग केयरलेस होते उसके लिए कुछ इतना वो ट्रीटमेंट नहीं करते और वो इन्फेक्शन ऐसे ही बिना ट्रीटमेंट रह जाता है। फिर जब लॉन्ग टर्म हो जाती है, लॉन्ग टर्म में वो इन्फेक्शन इंसान के गुर्दे को आहिस्ता आहिस्ता ख़राब करता है और फिर आखिर में मुकम्मल तौर पे वो रीनल फेलिवर हो जाता है। तो वो क्यों होता है कि जब इंसान के गुर्दे में इन्फेक्शन हो जाती है और वो इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं करता और वो ज़्यादा टाइम गुजरने की वजह से वो सारा गुर्दा ख़राब कर देती है। दूसरा जो है वो डायबिटीज़ मिलिटस है। तो डायबिटीज़ को शुगर कहते हैं, शुगर भी गुर्दे के फेलिवर की एक बड़ी वजह है। और तीसरी जो है वो हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर है। डायबिटीज़ मेलिटस इज़ अ डिजीज़ इन विच शुगर लेवल इंक्रीज इन द ब्लड। डायबिटीज़ वो बीमारी होती है जिसमें इंसान के ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा हो जाता है। हाइपरटेंशन इज़ अ स्टेट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इन द बॉडी। हाइपरटेंशन कहते हैं कि खून में इंसान की बॉडी में खून का प्रेशर वो ज़्यादा हो जाता है, उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ये दो आपको डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की डिफिनीशन बता रहे हैं। सडन ब्लॉकेज ऑफ ब्लड सप्लाई टू द किडनी में आल्सो रिजल्ट इन रीनल फेलिवर। अचानक से इंसान के गुर्दे को जो खून जो जिस देखो हमारे हर जिस्म के हर हिस्से को एक मतलब उसको खून की सप्लाई होती है तभी वो ज़िंदा रहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे दिमाग है उसको अलग से रगे गई होती है जिस पे उसको खून की सप्लाई होती है, तो उस खून की सप्लाई पे वो ज़िंदा रहता है। इस तरह हमारे जिस्म की हर हिस्से को, हर पार्ट को खून की सप्लाई होती है और उस खून से वो ज़िंदा रहता है। तो जो खून की सप्लाई गुर्दे को होती है जिससे वो ज़िंदा रहता है, फंक्शन करता है, अगर उन रगों में कोई ब्लॉकेज आ जाए, वो बंद हो जाए और उसको खून की सप्लाई रुक जाए, तो किताब कहता है कि उसकी वजह से भी रीनल फेलिवर हो जाता है। अच्छा, अब डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट और द ट्रीटमेंट ऑफ रीनल फेलिवर। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? फॉर एग्जांपल रीनल फेलिवर हो चुका तो इसके लिए अब क्या करना चाहिए? तो डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट ये दो तरीके हैं जिससे रीनल फेलिवर की कुछ ट्रीटमेंट कुछ हद तक हो सकती है। तो इसका पूरे अगर मैं पैराग्राफ का एक खुलासा आपको बता दूं तो रीनल फेलिवर इंसान के गुर्दे का फेल होना, ख़त्म होना, काम छोड़ देना मुकम्मल तौर पे या पार्शली। और उसकी वजूहात क्या है, तो क्यों ऐसा होता है कि अगर इंसान का गुर्दा जो है एक गुर्दा या दोनों वो फेल हो जाते हैं, तो उसकी वजूहात 3-4 बताए गए हैं इस पैराग्राफ में। नंबर 1 वो लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन है। नंबर 3 वो ब्लड प्रेशर है। और नंबर 4 वो गुर्दे को जो ब्लड सप्लाई होती है उसकी बंदिश है। ये 4 वजूहात है जिससे रीनल फेलिवर हो सकता है। तो हम अगर इन चीज़ों पे हम ध्यान रख के हम इनको कंट्रोल में रखें तो रीनल फेलिवर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मसलन हम अगर इन्फेक्शन खुदा न खास्ता हो जाए गुर्दे में तो उसकी जल्दी ट्रीटमेंट करें। अगर हमारा शुगर लेवल हाई है तो हम शुगर को कंट्रोल में रख कर करें। अगर हमारे ब्लड प्रेशर को हम मतलब हफ्ते में एक बार चेक करें और उसको कंट्रोल में रखें। अगर ज़्यादा है तो कोई इशू नहीं है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको उसको कंट्रोल करने के लिए आप थोड़ा सा साल्ट्स वगैरह 4-5 दिन के लिए कम कर दें। और अगर फिर वो मुसलसल हाई रहता है तो उसके लिए फिर मेडिसिन है। आप एक टैबलेट लोगे तो आप 24 घंटे के लिए वो ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल रहेगा। मैं एक डॉक्टर की बहुत अच्छी बात जो मैंने सुनी और मेरे जहन में बेनक़्श हो गई। मेरे ख़्याल में डॉक्टर जावेद इकबाल थे। तो एक दिन मैं उसको सुन रहा था तो उसने ब्लड प्रेशर पे वो बात कर रहे थे। तो उसने कहा कि एक मरीज़ आया, उसने कहा कि इस तरह मुझे ब्लड प्रेशर है। फिर जब मैंने उसकी डायग्नोसिस की और मतलब कई महीनों तक वो उसका फॉलो अप किया तो उसको मैंने कहा कि यार अब ब्लड प्रेशर तो आपका है, आपने एक गोली जो है वो रोज़ाना खानी है। तो उसने कहा कि वो बहुत उदास हुआ और वो उसने
मतलब उदासी में पूछा कि क्या मुझे ये सारी ज़िंदगी कहानी होगी। तो मैंने कहा तो क्या हुआ, अगर सारी ज़िंदगी भी कहानी हुई तो क्या हुआ, क्यों आप खाना नहीं खाते क्या? सारी ज़िंदगी आपने खाना होगा, सारी ज़िंदगी आप खाना खाते रहे हैं, पिछली माजी में भी, अब मुस्तकबिल में भी खाओगे। आप रोज़ाना क्या पानी नहीं पीते? तो इस तरह आप रोज़ाना एक टैबलेट लो, इसमें क्या है। तो इस तरह मतलब बीमारी से ज़्यादा इसकी उस भूत को जहन पे सवार नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें ट्रीटेबल हैं और इसको लाइट लेनी चाहिए। और अगर आप अपने डाइट पे, अपने ख़ुराक पे, अपने रूटीन पे आप एक्सरसाइज करोगे, इन चीज़ों पे आप ख़्याल रखोगे, तो ये जो इश्यूज़ है हेल्थ के, ये बहुत कम आती हैं। तो रीनल फेलियर 4 वजूहात इसके: लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन, नंबर 2 शुगर, नंबर 3 ब्लड प्रेशर, नंबर 4 जो गुर्दे को खून की सप्लाई के रगे हैं उसमें कोई बंदिश हो। तो ये 4 वजूहात हो सकती है रीनल फेलियर की। अब खुदा न खास्ता रीनल फेलियर हो गई तो अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है। हाँ, मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया। ट्रीटमेंट ऑफ मालफंक्शनल किडनी, मतलब जो गुर्दा ख़राब हो, रीनल फेलियर हो चुका हो, तो उसकी फिर ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट है वो डायलिसिस है। डायलिसिस आपने ये लफ्ज़ बहुत सुना होगा। आज है इसकी काम के बारे में कि ये कैसे होता है, ये डायलिसिस कैसे करते हैं। क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल मेथड इज़ कॉल्ड डायलिसिस। डायलिसिस अगर आपसे कोई पूछे डायलिसिस क्या है, तो इसका मतलब है कि इंसान के जिस्म के खून को जब आप मसनूई तरीके से साफ़ करते हो तो इसको डायलिसिस कहते हैं। एक तो हमारा गुर्दा उसको कुदरती तौर पे साफ़ करता रहता है, 24 घंटे वो लगा होता है, लेकिन जब गुर्दा काम करना छोड़ दे तो फिर आपको मसनूई तरीके से इस खून को साफ़ करना, क्योंकि आपके जिस्म के खून की सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें कुछ जहरीले मवाद होते हैं जो कि गुर्दा इससे फ़िल्टर करता रहता है। अब जब गुर्दा काम नहीं कर रहा होता है तो आप अगर इसको साफ़ नहीं करोगे तो आपके सारे वजूद में, आपके जिस्म में वो सारे फाजिल मादे और वो जहरीला मवाद वो फिर रहा होता है आपके रगों में। तो इससे तो मतलब आप, इसका तो कोई इम्कान ही नहीं है कि आप अगर डायलिसिस नहीं करोगे, आप खून साफ़ नहीं रखोगे और आप ज़िंदा रहोगे। आप अगर कोई बंदा वो नहीं कर रहा तो एक हफ़्ते के अंदर अंदर उसकी, या 10 दिन या 15 दिन के अंदर उसकी मौत वाक़या हो सकती है। तो खून की सफाई तो बहरहाल ज़रूरी है। अब जब कुदरती तौर पे गुर्दा जो वो काम कर रहा होता है, सब खून को फ़िल्टर कर रहा होता है, फाजिल मादे अलग करता है, साफ़ खून अलग करता है, अब जब वो काम नहीं कर रहा तो हम मसनूई तरीके से मशीन के ज़रिए खून साफ़ करते हैं, ठीक है, और इस अमल को डायलिसिस कहते हैं। इट इज़ डन बाय अ मशीन कॉल्ड डायलेज़र। ये एक मशीन के ज़रिए होता है जिसको डायलेज़र कहते हैं। ये वो मशीन है जिसकी, खैर ये तो मशीन नहीं है, सिर्फ प्रोसेस दिखाया गया है कि कैसे होता है, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। तो जिस मशीन से ये काम होता है इसको डायलेज़र कहते हैं। द ब्लड ऑफ पेशेंट इज़ पास थ्रू डायलेज़र। इंसान की जो मरीज़ होता है उसके खून को इस डायलेज़र मशीन में से पास करते हैं। विच कंटेन डायलिसिस फ्लूइड, जिसमें कुछ फ्लूइड्स होते हैं, कुछ माया शक्ल की उसमें केमिकल्स होती हैं। ब्लड फ्लोज थ्रू द ट्यूब्स ऑफ द डायलेज़र एंड डायलिसिस फ्लूइड फ्लोज अराउंड दिस ट्यूब। ब्लड फ्लोज थ्रू द ट्यूब ऑफ डायलेज़र, ब्लड जो होता है वो डायलेज़र की ट्यूब्स में वो पास होता रहता है, आगे जा रहा होता है। एंड डायलिसिस फ्लूइड्स फ्लोज अराउंड दिस ट्यूब, और जो डायलिसिस के वो, जिसको मैंने कहा कि एक माया शक्ल का केमिकल्स होते हैं, वो इन ट्यूब्स के इर्द गिर्द जो है वो होते हैं। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि इस मशीन की जो ट्यूब्स हैं ना, वो इस माये में से पास हो रहे होते हैं, और इस ट्यूब के अंदर आपका वो जो मरीज़ होता है उसका खून पास हो रहा होता है। द वेस्ट मटेरियल मूव्स फ्रॉम ब्लड टू डायलिसिस फ्लूइड। जो कि फाजिल मादे हैं वो इंसान के खून से उन फ्लूइड्स में शामिल हो जाते हैं, उस माये में शामिल हो जाते हैं। वो जो फ्लूइड्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, तो वो इंसान के खून से वो फाजिल मादे खींच लेते हैं अपनी तरफ। द क्लींस्ड ब्लड इज़ रिटर्न टू द बॉडी, और जो साफ़ खून होता है वो इंसान के जिस्म को वापस वो
वापस इंसान के जिस्म में चला जाता है, जिससे वो मेन सर्कुलेटरी सिस्टम में शामिल होके तो इंसान के आम नॉर्मल जो उसके दौरानी खून सिस्टम है उसमें फिरता रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरे पैराग्राफ का अगर मैं समरी बता दूं कि इंसान के खून जब मसनूई तरीके से इसको साफ़ करते हैं उसको डायलिसिस कहते हैं। ये एक मशीन के ज़रिए होता है जिसको डायलिज़र कहते हैं। ब्लड इन मरीज़ का ब्लड जो है उसको डायलिज़र मशीन से पास किया जाता है। डायलिज़र मशीन में वो साफ़ हो जाता है और फिर वो जो है वो खून वापस इंसान के जिस्म को मुंतकिल किया जाता है और इस तरह साफ़ खून उसके जिस्म में फिर रहा होता है। ठीक है। अब आपको जब मैं ये डायग्राम डिस्कस करूँगा तो आपको फिर पूरी तरह समझ आ जाएगी। अच्छा, ये मरीज़ का जो है वो हाथ है। यहाँ से आप अगर देखें तो 2 रगों से 2 किस्म के पाइप निकले होते हैं। एक रग से ये खून निकलता है, फिर इस सारी मशीन में फिरता है, फिर दूसरे पाइप से वापस इसके इंसान की रग में जाता है। तो यहाँ से ये खून यहाँ इस मशीन में इंसान के रग से आ जाता है, यहाँ पे प्रोसेस हो जाता है, फ़िल्टर हो जाता है। सही है। और अगर आप देखें वो फ्लूइड्स जिसका मैं बात कर रहा था वो ये है। ठीक है। और फिर उस मशीन से पास होके फिर इंसान के हाथ पे आके दूसरे रग में वापस इंसान के जिस्म में दाखिल होता है। ये इस सारे प्रोसेस क्यों होता है कि इंसान के जिस्म से जो खून निकलता है वो इस मशीन में आता है, मतलब कंटिन्यूसली आ रहा होता है, इस मशीन में साफ हो रहा होता है और फिर वापस इंसान के जिस्म में दूसरी रग के ज़रिए इंसान के जिस्म में वापस दाखिल हो जाता है। तो इस तरह ये सारे जैसे इंसान के जिस्म के सारा खून जो है वो इस मशीन से पास होकर इंसान के जिस्म में वापस चला जाता है। तो अगर आप देखें तो इसका मैं अगर सिंपल अल्फाज में कहूँ तो इसका मतलब ये है कि इंसान बाहर से जो काम गुर्दा कुदरती तौर पे इंसान के जिस्म में कर रहा होता है वो काम ये मशीन जो है इंसान को बाहर से सर्विस देता है, जिसके लिए इंसान के खून को बाहर लाना पड़ता है इस मशीन से गुजार के, तो वापस इंसान के जिस्म में चली जाती है ये खून। तो ये एक बाहर से ये जो प्रोसेस इंसान के गुर्दे में होता है वो प्रोसेस इस मशीन में सेट करके वो बाहर किया जाता है और फिर खून वापस इंसान के जिस्म में चला जाता है और वो साफ़ खून फिर इंसान के जिस्म में जब जाता है तो वो उससे ठीक रहता है। फिर तकरीबन 10-15 दिन तक, बीमारी की शिद्दत पे वो डिपेंड करता है, कुछ लोगों के हफ़्ते तक, कुछ लोगों के 10-15, कुछ 20 या 1 महीने तक वो काम करता है वो खून। फिर उसको वापस डायलिसिस करना होगा। तो डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो आप ऐसा ट्रीटमेंट है जिसको आप पीरियडिकली करोगे। अगर मरीज़ बहुत ख़राब है तो हफ़्ते में 1 बार, अगर उससे भी ज़्यादा ख़राब है हफ़्ते में 2 बार, हर दूसरे तीसरे दिन बाद आपके उसके खून को इस मशीन से पास करोगे और इस तरह वो ज़िंदा रहेगा। अगर आप ये प्रोसेस नहीं करोगे तो वो मर जाएगा। ठीक है। तो ये डायलिसिस की पूरी वो टेक्निक हो गई। तो एक ट्रीटमेंट उसका क्या हुआ, डायलिसिस हो गई। अच्छा, अब दूसरा जो है दूसरा टेक्निक जो है, जो जब रीनल फेलियर हो जाता है तो उसकी जो दूसरी ट्रीटमेंट है वो है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट किसको कहते हैं कि जब इंसान के जिस्म में एक नया गुर्दा लगा दिया जाता है। अगर आप इस तस्वीर में देख लें तो आप देखो यहाँ पे 2 गुर्दों की बजाय आपको 3 गुर्दे नज़र आ रहे होंगे। ये एक गुर्दा जो है वो ख़राब हो चुका है, तो ये दूसरा आप देख लो नीचे साइड पे वो लगाया गया है। ये वाला गुर्दा जो है ना, ये इंसान का, ये इस इंसान का अपना नहीं है, ये बाहर से उन्होंने लगाया हुआ है क्योंकि उनके गुर्दों ने काम करना छोड़ दिया है और ये बाहर से डॉक्टरों ने इसके जिस्म में नया गुर्दा लगा दिया है, जिसको इस प्रोसेस को, जिसमें इंसान को बाहर से एक नया गुर्दा इंसान के जिस्म में लगाया जाता है, इसको किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं। दिस मेथड इज़ यूज एट द लास्ट स्टेज ऑफ किडनी फेलिवर। ये तरीक़ा इंसान की किडनी की जो बीमारी है, जो उसकी फेलिवर है, ये बिल्कुल लास्ट में ये तरीक़ा अपनाया जाता है जब मुकम्मल तौर पे गुर्दा अपना वो सब कुछ काम करना छोड़ देता है और रीनल फेलिवर कम्प्लीटली 100% हो जाता है और फिर गुर्दा जो इंसान के जिस्म में कुदरती गुर्दा है वो किसी काम का नहीं रहता, तो उस सूरत में किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है। A kidney donated by some
healthy person is grafted in the body of the patient। अब ये गुर्दा कहाँ से आता है? ठीक है, ये जो मरीज़ के जिस्म में गुर्दा लगाया जाता है तो वो बाहर से कोई जो ठीक बंदा जो ठीक बंदा हो, जो नॉर्मल हो, जो बिल्कुल सही सेहतमंद बंदा हो, उसके जिस्म से एक गुर्दा निकाल के तो वो मरीज़ को लगा देता है। तो इंसान एक गुर्दे पे भी ज़िंदा रह सकता है, लेकिन फिर उसकी वल्नरेबिलिटी मतलब जितनी भी वो जो नॉर्मल इंसान जिसके जिस्म में 2 गुर्दे होते हैं उतनी जैसी मज़बूत ज़िंदगी वो नहीं गुजार सकता। लेकिन कभी कभी लोग कुर्बानी दे देते हैं और कहते हैं कि चलो मैं अपने जिस्म का एक गुर्दा जो है वो इस मरीज़ को डोनेट करता हूँ। तो फिर डॉक्टर जो है वो उस सेहतमंद इंसान के जिस्म से सेहतमंद गुर्दा निकाल के उस मरीज़ के जिस्म में लगा देता है। ठीक है, तो द डोनर ऑफ किडनी में भी ब्लड रिलेटिव और एनी अदर क्लोज रिलेटिव। लेकिन इसमें ये बात बहुत ज़रूरी है कि हर कोई आपको किडनी डोनेट नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी आके आपको किडनी डोनेट कर देगा। ये किडनी डोनेशन सिर्फ आपकी ब्लड रिलेशन के लोग कर सकते हैं, जैसे आपकी माँ बाप हो गए या आपकी बहन भाई हो गए जिससे आपके खून का रिश्ता है, वो लोग आपको किडनी डोनेट कर सकते हैं। एंड अदर क्लोज रिलेटिव या कोई जो नज़दीकी रिलेटिव्स हैं, जैसे अब नज़दीकी रिलेटिव का ये मतलब नहीं है कि कोई मामू चाचा या नहीं, मामू चाचा तो आ जाते हैं इसमें, मतलब मामू चाचा हो गए और मामू चाचा की कज़न्स मतलब बेटे हो गए, उनके बेटे जो आपके कज़न्स हैं। तो ये जो बिल्कुल आपकी नज़दीकी जितनी भी नज़दीकी रिलेटिव है या जो बहन भाई है या माँ बाप है, वो आपको वो मरीज़ को गुर्दा दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। और कोई बाहर का बंदा जो है वो मरीज़ को गुर्दा डोनेट नहीं कर सकता। तो किडनी ट्रांसप्लांट में ये एक बात बहुत अहम है कि ये ब्लड रिलेटिव लोग कर सकते हैं या क्लोज़ रिलेटिव, जो कि आपके चचा के बेटे हैं, कज़न्स जितने भी हैं, उनमें भी फिर चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बाज़ औक़ात वो मैच नहीं कर पाता, बहन भाइयों के ज़्यादातर ही लगते हैं, ठीक है, और माँ बाप के लगते हैं। तो खुलासा क्या हुआ? खुलासा ये हुआ कि किडनी फेलियर इंसान के जिस्म में जो गुर्दा है वो उसका मुकम्मल ख़राब होना या पार्शली ख़राब होना, उसकी वजूहात क्या है? उसकी वजूहात 4 है। लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन और शुगर, ब्लड प्रेशर और खून की सप्लाई की जो रगे गुर्दे को जाती है उसकी में बंदिश की वजह से। तो ये 4 वजूहात की वजह से गुर्दा फेल हो सकता है। फिर उसकी ट्रीटमेंट क्या है? अगर गुर्दा ख़राब हो जाए तो उसकी क्या ट्रीटमेंट हो सकती है? तो उसकी 2 तरीक़ों से ट्रीटमेंट हो सकती है। एक होता है डायलिसिस, जिसमें इंसान के जिस्म के खून को मसनूई तरीक़े से मशीन के ज़रिए से साफ़ किया जाता है। और दूसरा तरीक़ा ट्रीटमेंट वो है जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन होती है, जिसमें इंसान की बहन भाई या माँ बाप में या कज़न्स में कोई वो इंसान के बहन भाई या कज़न में से कोई उसको गुर्दा डोनेट कर देता है। तो ये 2 टेक्निक्स है। जब रीनल फेलियर हो जाए 2 ट्रीटमेंट्स है इसकी, एक डायलिसिस और एक किडनी ट्रांसप्लांट। अच्छा, आगे जाते हैं। नीचे लिखा हुआ है लिथोट्रिप्सी एंड किडनी ट्रांसप्लांट आर द वेल नोन टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन मेडिकल साइंस टू क्योर किडनी प्रॉब्लम्स। लिथोट्रिप्सी और किडनी ट्रांसप्लांट मतलब आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली और वेल नोन टेक्नोलॉजीज़ हैं कि रीनल जो फेलियर हो चुका है उसको उसकी ट्रीटमेंट के लिए ये 2 टेक्निक्स और ट्रीटमेंट इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, हम अपने चैप्टर के अख्तिताम पे पहुंच गए। उम्मीद करता हूं कि मैंने तो अपनी बहुत कोशिश कि हर टॉपिक को पूरी तरह मैं एक्सप्लेन करके और सिंपल उर्दू में आपको मैं बता सकूं कि इसका मतलब क्या है। उम्मीद है और अल्लाह से दुआ है कि इसकी आपको समझ आ जाए। अब ये जो की पॉइंट्स है ये बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। इसमें पूरे यूनिट का, पूरी चैप्टर का एक निचोड़ होता है।
ये सब चीज़ें जो हम अब की पॉइंट्स में पढ़ेंगे ये पिछले लेक्चर्स में डिटेल से हर टॉपिक में डिस्कस हो चुके हैं। तो होना चाहिए कि ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये सिर्फ रिकॉलिंग के लिए होती हैं, जिससे मेन चीज़ें जो निचोड़ होती है, समरी होती है यूनिट की, वो यहाँ पे लिखा होता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि इंसान के दिमाग में ये चीज़ें हो कि की पॉइंट्स इस यूनिट्स की क्या हैं। इसमें हम पहले पॉइंट को पढ़ते हैं। Nervous system carries messages from one part of the body to another and coordinates body function. Nervous system जो है वो जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से को पैगामात पहुंचाते हैं ताकि जिस्म के हिस्सों के दरमियान रबत और कनेक्शन को बरकरार रख सके। तो ये तो हमको पता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैं इसको सिर्फ रीड आउट करके ट्रांसलेशन करके तो आगे जाता हूँ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ नर्व्स विच कनेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, ऑल बॉडी पार्ट्स। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स होते हैं जो कि पूरे जिस्म को सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और दिमाग के ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। सेंसरी न्यूरॉन कैरी मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं उसका काम ये है कि वो जिस्म के हिस्सों से सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को पैगामात पहुंचाएंगे। मोटर न्यूरॉन कैरी मैसेजेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मसल एंड ग्लैंड्स। मोटर न्यूरॉन का काम ये है, ये वो दूसरी किस्म है न्यूरॉन की जो कि दिमाग से और स्पाइनल कार्ड से यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल्स और ग्लैंड्स मतलब जिस्म के हिस्सों तक पैगामात को वापसी में पहुंचाते हैं। इसकी वापसी का काम है। ठीक है, ये सारा पिछले लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल से डिस्कस हुआ है। इंटरन्यूरॉन आर प्रेजेंट इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। इंटरन्यूरॉन ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में होते हैं, मतलब जिस्म के तमाम हिस्सों में नहीं होते, सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में होते हैं। दे फॉर्म अ लिंक बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। और इसका काम क्या है कि सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये एक कनेक्शन पॉइंट है उनके लिए। ये न्यूरॉन जो है ये दोनों सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के कनेक्शन के लिए काम करता है। द एक्शन विच आर परफॉर्म्ड अंडर कॉन्शियस कंट्रोल और वॉलंटरी एक्शन। वो काम जो हम अपने इरादे और होश हवास में करते हैं उनको साइंस की ज़ुबान में वॉलंटरी एक्शन कहते हैं। द एक्शन विच आर परफॉर्म्ड विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ थिंकिंग प्रोसेस आर कॉल्ड इनवॉलंटरी एक्शन। वो काम जो हमारे इरादे के बगैर और हमारी ख्वाहिश के बगैर हो जाते हैं उसको इनवॉलंटरी एक्शन कहते हैं। An immediate and involuntary response to a stimulus is called reflex action. एक गैर इरादी और फ़ौरन रिस्पांस जो बैरूनी ख़तरे के लिए हो उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। मतलब जो एक ख़तरा हो, बाहर से कोई चीज़ काटे या कोई जलन हो या कोई सोजिश हो या कोई ख़ारिश हो और उसको फ़ौरन जो है वो हाथ लपक जाता है, तो इस फ़ौरन और गैर इरादी तौर पे जो हाथ लपकता है या हम उसको हमारे जिस्म का कोई बॉडी पार्ट उसको रिस्पांस करता है उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको वाज़ेह कर लूँ कि एक इनवॉलंटरी एक्शन है जो कि हमारे जिस्म में हो रहे होते हैं जो हमारे इरादे के बगैर और हमारी ख्वाहिश के बगैर होते हैं, जैसे हार्ट बीट, इंसान के दिल का धड़कना, तो वो अलग चीज़ होती है। रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो किसी बैरूनी ख़तरे के लिए जब आपका जिस्म ऑटोमेटिक तौर पे उसको बचाने, अपने आप को बचाने के लिए एक अमल करता है उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और ये भी ख़ुदकार होता है, मतलब इंसान के ख्वाहिश और इरादे के बगैर होता है, लेकिन ये एक ख़तरे के लिए एक जवाब होता है। ठीक है, और इनवॉलंटरी एक्शंस जो होते हैं तो वो आपके जिस्म की कोई काम होते हैं, जैसे हार्ट बीट हो गई, जैसे ब्रीथिंग आपकी हो गई, जो आप सांस लेते हैं, तो उसमें तो कोई ख़तरा नहीं होता, लेकिन वो आपके जिस्म में ख़ुदकार हो रहे होते हैं। अगर आप सो भी रहे होते हैं, आपका कोई ख्वाहिश या इरादा है या नहीं है, लेकिन ये काम हो रहे होते हैं, उसको इनवॉलंटरी एक्शन कहते हैं। जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो किसी ख़तरे का जवाब होता है, लेकिन ये भी ख़ुदकार होता है, ऑटोमेटिक होता है। वो मतलब आपके ख्वाहिश और इरादे के बगैर इंसान अपने जिस्म के बचाव में वो काम कर जाता है। जैसे पाँव पे किसी ने मतलब मच्छर ने काटा
या कोई चोट लगी, आप फ़ौरन आपका हाथ वहाँ पे चला जाता है, ठीक है। वो फिर आप बाद में समझते हैं कि यार ये तो चोट लगी थी मुझे। फिर है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनीज, 2 यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। इंसान के जिस्म का जो एक्सक्रीटरी मतलब अमली अखराज है वो 2 किडनीज़ पर मुश्तमिल है। मतलब उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स है? 2 किडनीज़ पर मुश्तमिल है, उसमें 2 यूरेटर्स है जो पाइप्स हैं, और फिर इसके नीचे मसाना लगा होता है। ये दोनों पाइप्स यूरेटर व मसाने में आते हैं, और उसके बाद यूरिथ्रा है। तो ये 1 2 3 4 ये 4 ऑर्गन्स पे आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो मुश्तमिल होता है। नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन जो है वो गुर्दे की फंक्शनल यूनिट है, मतलब सारा काम नेफ्रॉन ही करता है। जो मैं कहता हूँ कि खून से फाजिल मादों को अलग करते हैं, तो उस वो छोटे से छोटा जो यूनिट जो इकाई है वो कौन सी चीज़ है जो ये काम करता है? वो नेफ्रॉन है, जो इंसान के गुर्दे में मौजूद होती है। दीज आर द ट्यूब्यूल्स वेयर यूरिन इज फॉर्म। ये वो जगह हैं, ये वो ट्यूब्यूल्स है, वो पाइप्स है जहाँ पे असल में जो पेशाब बनता है यहाँ पे बनता है। कहाँ पे? नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स में। एक्युमुलेशन ऑफ साल्ट इन किडनी रिजल्ट इन किडनी स्टोन। मतलब इंसान के गुर्दे में जो साल्ट या नमकियात वो जमा हो जाते हैं, तो उससे किडनी स्टोन बनता है। अब ये स्टोन मैं यहाँ पे ये भी क्लियर कर लूँ कि ये बिल्कुल जो हमारे यहाँ पे ज़मीन पे पड़ा हुआ स्टोन छोटे छोटे होते हैं उस तरह नहीं होता। ये उस तरह रेत से भी बना नहीं होता। आम तौर पे ये तासुर होता है कि बिल्कुल ये रेत से बना हुआ कोई स्टोन होता है। ये असल में कैल्शियम की साल्ट से होता है। जो नमकियात है ना वो आपस में मिल के तो एक बॉडी सा बना लेते हैं, और वो बिल्कुल जैसे अक्सर साल्ट में आप देखो ये छोटे छोटे वो जो साल्ट में होते हैं स्टोन की तरह, जो आप फूड्स में इस्तेमाल करते हैं। तो साल्ट की डब्बी में अगर आप उसके बोतल में अगर आप देख लो तो उसमें भी छोटे छोटे कभी कभी बन जाते हैं, ठीक है। स्टोन की तरह, छोटे स्टोन की तरह होते हैं। ये इस तरह का कोई स्टोन होता है जो साल्ट से बनता है। ये बिल्कुल ज़मीन पे पड़े ये रेत के स्टोन की तरह नहीं होता। किडनी स्टोन्स कैन बी रिमूव बाय यूजिंग मोर वाटर, बाय लिथोट्रिप्सी और बाय सर्जरी। किडनी स्टोन को रिमूव करने का, अपने जिस्म से निकालने के 3 तरीके हैं। एक तो ज़्यादा पानी पीना है जिससे छोटे साइज़ का स्टोन निकल जाता है। दूसरा तरीका लिथोट्रिप्सी है, जिससे लेज़र के ज़रिए स्टोन को पारा कर देते हैं और फिर वो पेशाब के ज़रिए निकल जाता है। और तीसरा सर्जरी है, जो बड़ा साइज़ का स्टोन होता है उसको फिर ऑपरेशन के ज़रिए इंसान के जिस्म से निकाला जाता है। तो ये 3 तरीके हैं किडनी स्टोन की ट्रीटमेंट के लिए। डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट आर द ट्रीटमेंट फॉर रीनल फेलियर। और रीनल फेलियर के 2 तरीके हैं, एक डायलिसिस और एक किडनी ट्रांसप्लांट, जो कि अभी काफ़ी डिटेल से हमने पढ़ा। अच्छा, हम अब एक्सरसाइज पे आए हैं। मैं ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव्स है। ये मैं पेज नंबर 15 पे हूँ। क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव की क्या है? इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से करेक्ट ऑप्शन को आप चूज़ कर लें। द न्यूरॉन्स विच डिसाइड अबाउट द एक्शन फॉर ए सर्टेन स्टिमुलस। वो न्यूरॉन जो कि एक बैरूनी अमल के लिए, या जिसको मैं अक्सर बैरूनी ख़तरा कहता हूँ आपके समझ के लिए, तो वो न्यूरॉन वो कौन सी न्यूरॉन है जो कि बैरूनी ख़तरे के लिए इंसान के जिस्म के हिस्से को ख़बरदार करता है, या उसको कहता है कि आप एक्शन लो, आप अपने आप को डिफेंड करो, ठीक है। तो वो कौन सा न्यूरॉन है? तो सबसे पहला ऑप्शन है सेंसरी न्यूरॉन। हमने पढ़ा था सेंसरी न्यूरॉन, तो वो ऑप्शन है जो जिस्म के हिस्सों से सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिमाग तक पहुंचाते हैं। फिर दूसरा है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन वो होते हैं जो दिमाग से उस जिस्म के हिस्सों को वापसी का मैसेज वो लाते हैं। तीसरा जो है वो इंटर न्यूरॉन है, जो कि सेंसरी न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन को आपस में कनेक्ट करते हैं। असल में ये इंटर न्यूरॉन में ये खासियत है कि ये जब दोनों को कनेक्ट करते हैं तो ये मोटर न्यूरॉन को गाइड करता है, उसको सिखाता है कि कैसे अपने क्या करना है, अपने आप को इस ख़तरे से, इस बैरूनी चेंज से कैसे बचाना है। तो ये असल में ये इंटर न्यूरॉन जो है वो मोटर न्यूरॉन को ख़बरदार करता है कि आप एक्शन लो, ठीक है। और वो ये सब दिमाग के गाइडेंस भी ही होता है, लेकिन असल में ये जो चौकीदार, जिसको मैं क्या कहूँ, जो दिमाग के लिए बिल्कुल उसकी सपोर्ट में काम करता है, इंटर न्यूरॉन, क्योंकि ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होता है। तो ये इंटर न्यूरॉन का काम है कि वो एक्शन के लिए
उस जिस्म के हिस्से को वार्न मतलब समझाता है कि आप एक्शन लो, आप कैसे अपने आप को डिफेंड करोगे। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो इंटरन्यूरॉन है, सी ऑप्शन इंटरन्यूरॉन। सेकंड ऑब्जेक्टिव है द पार्ट ऑफ न्यूरॉन विच रिसीव मैसेजेस आर, न्यूरॉन का वो हिस्सा जो कि मैसेजेस को रिसीव करता है। ठीक है, मैंने कहा कि इंसान का पूरा जिस्म जो है वो न्यूरॉन से बड़ा होता है, तो ये सारे न्यूरॉन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को जब मैसेज जाता है तो दूसरी न्यूरॉन में वो कौन सी जगह है, उसकी कौन सी पार्ट है, न्यूरॉन का कौन सा पार्ट है, उसकी स्ट्रक्चर में कौन सा पार्ट है जो कि दूसरी न्यूरॉन से ये मैसेज रिसीव करता है। तो इसमें एक ऑप्शन है सेल बॉडीज़, बी है डेंड्राइट्स, सी है एक्सॉन, डी है न्यूक्लियाई। तो इसमें डेंड्राइट्स जो है वो सही ऑप्शन है। जो डेंड्राइट्स वो न्यूरॉन का वो पार्ट होता है जो कि दूसरे अपने नाइबर न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। तो डेंड्राइट्स क्या है, वो जो ब्रांचेस से थे, आपको स्ट्रक्चर याद है ना न्यूरॉन की, इसमें जो ब्रांचेस से थे, जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो ब्रांचेस थे, वो जगह है जो कि दूसरे न्यूरॉन से वो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है और फिर सारे न्यूरॉन में वो पास होता है। 3 नंबर ऑब्जेक्टिव है हार्ट बीट इज़ कंट्रोल बाय, हार्ट बीट इंसान के दिमाग में वो कौन सा हिस्सा है जो कि हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। ऑप्शंस है सेरेब्रम, बी है सेरेब्रम, सी है मेडुला ऑब्लांगेटा, डी है हाइपोथैलेमस। क्या कहता है आपका जहन, कौन सा है, कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें। हार्ट बीट इज़ कंट्रोल्ड बाय, हार्ट बीट कौन सी जगह, दिमाग का कौन सा हिस्सा है जो कि हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। मैंने आपको कहा था मेडुला ऑब्लांगेटा दिमाग के हिस्सों में एक ऐसा हिस्सा है जो कि 24 घंटे वो, बल्कि 24 घंटे क्या सारी उम्र वो जागा होता है, मतलब वो काम कर रहा होता है। अगर आप सो भी जाओ ना तो ये काम कर रहा होता है। और ये क्यों काम कर रहा होता है, क्योंकि इसके ज़िम्मे ऐसे काम लगे हुए हैं जो कि 24 घंटे के हैं। ठीक है, जिसमें हार्ट बीट है, जिसमें ब्रीथिंग है, ये ऐसे काम है। अगर आप सो भी रहे होते हैं तो आपके दिल को धड़कना है, आपने सांस लेनी है, इस वजह से मेडुला ऑब्लांगेटा इसके लिए जागा रहता है और वो एक्टिव रहता है और वो काम करता रहता है। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो मेडुला ऑब्लांगेटा है। 4 नंबर है मैनी एक्सॉन प्रेजेंट साइड बाई साइड एंड इनक्लोज्ड इन अ कॉमन शीट। बहुत से एक्सॉन जो है वो साइड बाय साइड, मतलब एक गठरी सी बनाई होती है उसने, इससे क्या बनता है। नंबर 1 नर्व सेल, नंबर 2 नर्व, नंबर 3 डेंड्राइट्स और नंबर 4 डी जो है स्पाइनल कॉर्ड। तो इस वो हमने टॉपिक में डिस्कस किया था कि बहुत से न्यूरॉन मिलके एक गठरी सी बनाते हैं। न्यूरॉन का असल में एक्सॉन जो पार्ट होता है, जो इसकी वो दुम होती है, वो उसकी एक गठरी सी बन जाती है और उसको क्या कहते हैं, उसको नर्व कहते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन नर्व है। एक्सॉन जो है वो बहुत सारे एक्सॉन मिलके नर्व डेवलप करते हैं। 5 नंबर है सेंसरी न्यूरॉन कैरी मैसेजेस टुवर्ड्स, सेंसरी न्यूरॉन कौन से न्यूरॉन होते हैं जो मैसेज कहाँ पहुँचाते हैं। मसल्स को पहुँचाते हैं, मसल्स एंड ग्लैंड्स को पहुँचाते हैं, सेंस ऑर्गन्स को पहुँचाते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को पहुँचाते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को मैसेजेस पहुँचाते हैं। तो इसमें डी ऑप्शन सही है। 6 है इफ़ बॉडी मूवमेंट्स आर नॉट प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, अगर किसी बॉडी का मूवमेंट जो है वो प्रिसाइज और एक्यूरेट नहीं है, मतलब उसका बैलेंस ठीक नहीं है। द पार्ट ऑफ ब्रेन विच में बी इफेक्टेड, तो आप इसका क्या मतलब हुआ कि इसके जहन में कौन सा पार्ट है जो कि सही काम नहीं कर रहा, जो डैमेज हुआ है। मतलब इंसान के दिमाग में वो कौन सा हिस्सा है जो कि बैलेंस को कंट्रोल रखता है, इंसान के जिस्म के तवाज़ुन को कंट्रोल रखता है, उनके हिस्सों के मूवमेंट्स और वो सारा तवाज़ुन को कंट्रोल करता है। तो आपको याद हो, ये मैंने डिस्कस किया था, सेरेब्लम है वो, सेरेब्लम ए पार्ट, वो जो ए ऑप्शन है सेरेब्लम, सेरेब्रम, थैलेमस, मिड ब्रेन। तो ये सेरेब्लम वो जगह है जो कि हैंड ब्रेन में है। ये वो जगह है जो इंसान की बैलेंस, तवाज़ुन को कंट्रोल रखता है। फिर 7 नंबर है व्हेन यू हैव अ टूथ एक यू फील पेन बिकॉज, अगर आपके दांत में दर्द हो तो आपको दर्द जो महसूस होता है वो किस वजह से होता है। आपको कैसे पता चलता है मेरे दांत में दर्द है, ये दर्द किस वजह से महसूस होता है। तो ऑप्शन है देयर इज़ अ कैविटी इन योर टूथ, टिनी बिट्स ऑफ फूड आर लेफ्ट बिटवीन योर टीथ, बैक्टीरिया digest the food left between your teeth and produce an acid, the cavity reaches the nerves and the nerves send a message to the brain। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन ठीक है
कि नर्व्स जो हैं वो इसको रिसीव करता है इस मैसेज को, और वो नर्व्स जो है अब दिमाग को एक मैसेज भेजता है कि इस तरह मसला है। तो जैसे हमने कहा था कि न्यूरॉन और नर्व्स ही होते हैं जिसकी वजह से ये सारे दर्द वगैरह महसूस होते हैं, ठीक है। तो इसमें डी ऑप्शन ठीक है। 8 नंबर है द पार्ट ऑफ बॉडी विच फिल्ट्रेट नाइट्रोजनस वेट्स फ्राम ब्लड। वो इंसान के जिस्म का वो हिस्सा जो कि इंसान के जिस्म की खून से फाजिल मादों को अलग करता है, वो कौन सा है? वो लीवर है, किडनी है, इंटेस्टाइन है, स्टमक है। तो वो ऑब्वियसली वो किडनी है। बी नंबर ऑप्शन इसमें ठीक है। अच्छा, मैं 16 पेज पे आ चुका हूँ। 9 नंबर क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन वेयर एब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल अकर्स फ्रॉम फिल्ट्रेट टू ब्लड। इंसान के जिस्म में जो किडनी है उसमें नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन का कौन सा हिस्सा है जो कि इंसान के खून से जो मुफीद मटेरियल्स है, जो इंसान के जिस्म के लिए ताकतें हैं, जो मटेरियल्स हैं, वो कौन सा हिस्सा इंसान की किडनी में उसको अलग करता है? देखो, किडनी में तो दो किस्म की चीज़ें, एक इंसान के जिस्म की जो फाजिल चीज़ें हैं जिसको बाहर निकालना है वो अलग हो जाती हैं। दूसरा, खून से वो चीज़ें भी मतलब सेपरेट हो जाती है और वो नहीं रीअब्ज़ॉर्ब हो जाती है, वो वापस खून में शामिल हो जाती है जो के लिए मुफीद हो। वो कौन से हिस्से में होता है? नेफ्रॉन के कौन से हिस्से में होता है? ग्लेमरियोल्स में होता है, रीनल ट्यूब्यूल में होता है, कलेक्टिंग ट्रैक्ट में होता है, या बोमेन कैप्सूल में होता है? तो यार वो रीनल ट्यूब्यूल में होता है, ठीक है। रीनल ट्यूब्यूल में एक दूसरा जो इसका हिस्सा है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल इसको कहते हैं। ये वो जगह है, अगर आपको याद हो स्लाइड वो टॉपिक में हमने डिस्कस किया था, वो पाइप्स जो होते हैं नेफ्रॉन में, जो पाइप्स वाला है ना। देखो, नेफ्रॉन के दो हिस्से हैं, एक को रीनल कार्पसल कहते हैं, एक को रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं। रीनल कार्पसल में ये ग्लेमरियोल्स और बोमेन कैप्सूल है, और जो कि रीनल ट्यूब्यूल्स हैं तो उसमें प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हेनल और इस तरह एक तीसरा ट्यूब्यूल है। तो ये वो पाइप्स हैं। तो इन तीनों पाइप्स में जो है वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में ये होता है, मुफीद अज्जा जो है वो वापस खून में रीअब्ज़ॉर्ब होते हैं। तो चूँकि वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल रीनल ट्यूब्यूल का हिस्सा है तो इसमें सही ऑप्शन रीनल ट्यूब्यूल है, बी नंबर। और 10th क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन इज़ टू। नेफ्रॉन का काम क्या है? तो यार सिंपल सी बात है, नेफ्रॉन का काम है पेशाब को बनाना, क्योंकि किडनी में नेफ्रॉन होता है और नेफ्रॉन जो है किडनी फंक्शनल यूनिट है, मतलब सारा काम नेफ्रॉन करता है। और किडनी का फंक्शन क्या है? किडनी का फंक्शन है जिस्म से फाजिल मादों को अलग करना, और उसकी सूरत में क्या बनता है? पेशाब बनता है। तो नेफ्रॉन का काम क्या है असल में? नेफ्रॉन का काम है इंसान के गुर्दे में पेशाब मतलब इंसान के गुर्दे में पेशाब का बनाना, ठीक है। तो इसमें स्टोर यूरिन, मतलब ये नेफ्रॉन ऑप्शन दी हुई है कि नेफ्रॉन जो है वो यूरिन को स्टोर करता है या फॉर्म यूरिन को बनाता है, यूरिन पेशाब को कहते हैं, या पुश आउट ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, या यूरिनरी ब्लैडर से जो है यूरिन को बाहर निकालता है, या ब्रेक स्टोन इन किडनीज, या मतलब किडनी में स्टोन्स को, जो पथरी होती है उसको ब्रेक करता है। तो इसमें कौन सा काम है नेफ्रॉन का? इसमें है फॉर्म यूरिन, बी नंबर ऑप्शन इसमें ठीक है। अच्छा, फिर है यहाँ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। राइट नेम ऑफ मेन पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। इन नीचे जो चार दी हुई हैं इसके कितने हिस्से हैं, वो हिस्से के नाम लिख के। तो फोर ब्रेन, अच्छा फोर ब्रेन की तीन हिस्से हैं, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं। फोर ब्रेन की तीन हिस्से हैं, जिसमें सबसे है सेरेब्रम, दूसरा है थैलेमस, तीसरा है हाइपोथैलेमस। फिर इसके बाद है हैंड ब्रेन। तो हैंड ब्रेन के भी तीन हिस्से हैं। इसमें बीच में मिड ब्रेन जो है वो उसमें हिस्से नहीं है, वो छोटा सा हिस्सा है, उसका अपना अलग काम है। फिर हैंड ब्रेन जो पिछला दिमाग है उसकी तीन हिस्से हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है हैंड ब्रेन। तो हैंड ब्रेन के हिस्से कौन से हैं? सेरेब्रम है, पोन्स है और मेडुला ऑब्लांगेटा है, ठीक है। और फिर तीसरा है न्यूरॉन। तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर तो आपको याद होगा। न्यूरॉन में देखो न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, डेंड्राइट्स जो कि वो ब्रांचेस हैं, एक्सोन है जो कि न्यूरॉन का दुम है, और टर्मिनल ऑफ एक्सोन है जो कि दुम के साइड पे जो ब्रांचेस होती हैं। तो ये 4-5 चीज़ें न्यूरॉन में है। मैं एक दफ़ा फिर कहता हूँ, न्यूक्लियस जो बिल्कुल मरकज़ा है, बीच में होता है। फिर इसके बाद साइटोप्लाज्म है, डेंड्राइट्स इसका हिस्सा है,
एक्सॉन है और टर्मिनल ऑफ एक्सॉन है। नेफ्रॉन के कितने हिस्से हैं? तो नेफ्रॉन के 2 हिस्से हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, एक रीनल कार्पसल है और एक रीनल ट्यूब्यूल है। ठीक है, फिर रीनल कार्पसल और रीनल ट्यूब्यूल में अंदर अपनी मशीनरी होती है, लेकिन ये बड़े 2 हिस्से नेफ्रॉन के, एक को रीनल कार्पसल कहते हैं, दूसरी को रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं। अच्छा, अब राइट अ फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग, ये वही 4 चीज़ें हैं। अब आपने स्ट्रक्चर तो बता दिए, इसके हिस्से बता दिए, अब किताब कहता है कि इसके फंक्शन बताओ, इसके काम बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर ब्रेन, तो फॉर ब्रेन के काम वो टॉपिक में मज़ीद काफ़ी डिटेल से वो डिस्कस हुआ है। फॉर ब्रेन देखो अगला दिमाग है, और इसमें जो सेरेब्रम है ना, मैंने कहा था सेरेब्रम सारे जिस्म के जो मेन काम है, फंक्शन है, वो सारा सेरेब्रम करता है, जिसमें इंसान की थिंकिंग आती है, उसकी फीलिंग्स, एहसासात आते हैं, लर्निंग्स, जो वो इस वक्त आप कर रही है लर्निंग है, तो आपका फॉर ब्रेन में सेरेब्रम एक्टिव है। इसके अलावा मेमोरी उसकी याददाश्त को कंट्रोल करता है। इसके अलावा स्पीच और हियरिंग, मतलब आपके जो आप बोलते हैं, आवाज़ निकलती है आपकी मुंह से, और इसके अलावा हियरिंग का मतलब समात या सीइंग, जो आपका देखना है। तो ये सारी चीज़ें फीलिंग्स, इमोशंस, मतलब एहसासात और जज्बात, और डिसीजन मेकिंग, आपके फैसले की क़ुव्वत, ये सारी चीज़ें फॉर ब्रेन में सेरेब्रम वो सरंजाम देती हैं। फिर हाइपोथैलेमस है, उसका इतना काम नहीं है, वो सिर्फ वो सेंसरी मैसेजेस को दिमाग तक पहुंचाता है। और जो हाइपोथैलेमस है, तो उसका काम क्या है? उसका काम, उसकी कौन सी जिम्मेदारी है? तो इंसान की भूख, प्यास और टेम्परेचर को मेंटेन कर रखना। तो ये सारी चीज़ें फॉर ब्रेन की फंक्शंस है, काम है। ठीक है, तो ये आपने वहाँ टॉपिक से देख के वो सारा याद करना है। फिर दूसरा है हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन जो है उसमें फिर 3 पार्ट्स हैं, जैसे मैंने कहा सेरेब्रम है, पोन्स है और मेडुला ऑब्लांगेटा है। तो सेरेब्रम का काम है बॉडी बैलेंस, मतलब इंसान के जिस्म का तवाज़ुन, अभी इस पे डिस्कशन हुई, वो मेंटेन रखना। पोन्स जो है वो इंसान की जो स्लीपिंग है, जो इंसान सोता है, या स्वालविंग जो इंसान निगलता है चीज़ों को, और टेस्ट जो इंसान की मुंह का जायका है, ये सारी चीज़ें पोन्स कंट्रोल करता है। और पोन्स किस चीज़ का हिस्सा है? वो हैंड ब्रेन का है। फिर मेडुला ऑब्लांगेटा है, तो मेडुला ऑब्लांगेटा मैंने कहा अभी इस पे डिस्कशन हो गई कि वो हिस्सा है जो सारी उम्र वो एक्टिव रहता है। इसकी जिम्मेदारियाँ, इसके फंक्शन है हार्ट बीट, ब्रीथिंग, डाइजेशन, इंसान की दिल की धड़कन, और जो इंसान सांस लेता है, इंसान की जो हाजमा आती है, ये सारी चीज़ें ये मेडुला ऑब्लांगेटा का काम है। तो ये जितने काम मैंने बताए ये हैंड ब्रेन के है। हैंड ब्रेन के अपने जो है वो 3 हिस्से हैं, और हर हिस्से का अपना अपना काम है जो मैंने बता दिया। तो ये सारे फंक्शन हैंड ब्रेन के वो आ गए। फिर न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन का तो सिंपल काम है, जो कि हम काफ़ी डिस्कस कर चुके, कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स है जो कि पैगामात को पहुंचाते रहते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मैसेजेस करता है। तो ये इसका काम है। नेफ्रॉन का काम क्या है? तो अभी डिस्कस हुआ ऊपर कि नेफ्रॉन का काम है पेशाब को बनाना, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन नेफ्रॉन का काम है। ठीक है, और कहाँ पे होता है नेफ्रॉन? ये गुर्दे में होता है। अच्छा, फिर है शॉर्ट क्वेश्चंस, इसके शॉर्ट आंसर देने। गिव एटलीस्ट 3 एग्जांपल ऑफ वॉलंटरी एक्शन, तो वॉलंटरी एक्शन की कोई 3 मिसालें दे दें। तो वॉलंटरी एक्शन की देखो बहुत सारी मिसालें हो सकती है, जो भी काम अपने इरादे से और होश व हवास में अपनी ख्वाहिश से करते हैं, वो वॉलंटरी एक्शन की मिसालें हैं। जैसे आप गिलास उठाते हैं, ये एक मिसाल हो गया। आप चलते हैं, आप वॉकिंग करते हैं, तो ये आप अपने इरादे ख्वाहिश से करते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा मिसाल हो गया। आप कुर्सी पर बैठते हैं, तो ये तीसरा मिसाल हो गया। ठीक है, फिर है कि आप कम से कम गिव एटलीस्ट 3 एग्जांपल ऑफ इनवॉलंटरी एक्शन। इनवॉलंटरी एक्शन की कोई 3 मिसालें दे दें। तो इनवॉलंटरी एक्शन जैसे अभी ऊपर ही डिस्कस हुआ कि हार्ट बीट है, इंसान की धड़कन जो है वो इंसान के इख्तियार में नहीं होता, तो इनवॉलंटरी एक्शन में आता है। इसके अलावा ब्रीथिंग, जो इंसान सांस लेता है, वो भी इनवॉलंटरी एक्शन है। और फिर तीन एग्जांपल मांगे। एक सेलिवेशन है, जो इंसान के मुंह में पानी आता है, जैसे थूक आती है इंसान के मुंह में, तो ये इंसान के इरादे से नहीं होता, ये ख़ुद बहुत आता है। जब आप खुराक खा रहे होते हैं, आपने वाला मुंह में जब आप डालते हैं, तो ऑटोमेटिक तरीके से उस के लिए मुनासिब मकदार में इंसान के मुंह में थूक बन जाता है।
ये ख़ुदकार निज़ाम है, ये ख़ुद बहुत होता है, ये आप नहीं करते, ये आप अपने इरादे से नहीं करते, इस वजह से ये इनवॉलंटरी एक्शन है। तो हार्ट बीट, ब्रीथिंग, सिलेवेशन इसको कहते हैं, सिलेवा कहते हैं तूक को, तो सिलेवेशन, ये 3 मिसालें हैं इनवॉलंटरी एक्शन की। फिर कहते हैं डिफाइन सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन, अब इस पे काफ़ी डिस्कशन हो चुकी है। सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन जो कि इंसान की बॉडी से इंसान के दिमाग को मैसेजेस पहुंचाते हैं। मोटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन होते हैं जो कि दिमाग से वापस इंसान के जिस्म में वापस ही के मैसेज पहुंचाते हैं। इंटर न्यूरॉन सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच में कनेक्शन का काम करता है। 4 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन है, स्किन इज़ आल्सो कंसिडर्ड एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन, वाई? ये इंसान के जिस्म से ये जो है ये भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ये क्यों है? ठीक है, क्योंकि हमने तो पढ़ा था एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स वही है किडनी, यूरेटर, मसाना, क्योंकि वो पेशाब बनाती है, खून से फाजिल मादों को अलग करते हैं, तो इस वजह से वो अमल अखराज के ऑर्गन्स हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है। तो ये स्किन, चमड़े को भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं। ये क्यों कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं कि चमड़ा भी हमारे जो जिस्म के फाजिल मादे हैं उसको बाहर निकालते हैं, और वो क्या है? वो पसीना है। पसीने को इंग्लिश में स्वीट कहते हैं, और SWEAT उसका स्पेलिंग है। तो चूँकि हमारा चमड़ा इंसान के जिस्म के फाजिल मादे यानी साल्ट्स, देखो पसीने में क्या होता है? साल्ट्स होते हैं ना, तो ये वो फाजिल साल्ट्स हैं जो ज़ायद है हमारे जिस्म के, तो वो हमारे जिस्म से निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ये चमड़ा निकालता है साल्ट्स को पसीने की शक्ल में, इस वजह से हम इसको भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं। फिर है डिफ्रेंशिएट बिटवीन, इन चीज़ों के बारे में डिफ्रेंशिएट करो, मतलब इसमें क्या फ़र्क है? रिसेप्टर एंड इफेक्टर, तो रिसेप्टर क्या है, इफेक्टर, इसमें क्या फ़र्क है? रिसेप्टर वो जिस्म में वो जगह हैं जो एक स्टिमुलस को महसूस करते हैं, बाहर की कोई चीज़ को महसूस करते हैं। एक मच्छर बैठ गया तो हमारे हाथ पे, फिंगर पे, तो उसके नीचे जो रिसेप्टर होता है वो इसको महसूस करता है, इसको रिसेप्टर कहते हैं। इफेक्टर क्या होता है? इफेक्टर जब इस बैरूनी स्टिमुलस के लिए रिस्पांस पैदा करता है, इस ख़तरे को अब जवाब देना है, इसको हैंडल करना है, ठीक है, उसको वो किस हिस्से के जिस्म के कौन सा हिस्सा है जो ये इफ़ेक्ट करेगा, जो ये रिस्पांस करेगा, जो ये मच्छर हटाएगा, उसको इफ़ेक्टर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पाँव पे जो है वो मच्छर बैठ गया, ठीक है, तो मेरा हाथ फ़ौरन उसको जाता है, उसको वहाँ से हटाता है। तो इसमें रिसेप्टर जो है मेरा पाँव हो गया, क्योंकि उस पर मच्छर बैठा था, मैंने मच्छर को पाँव पे महसूस किया था, तो महसूस करने वाली जगह को रिसेप्टर्स कहते हैं। और इफ़ेक्टर मेरा हाथ है, क्योंकि इफ़ेक्ट इसने किया, रिस्पांस इसने दिया, एक्शन हाथ नहीं लिया, तो इफ़ेक्टर इसमें हाथ है। फिर दूसरा है न्यूरॉन और नर्व में क्या फ़र्क है? तो न्यूरॉन तो मैंने जैसे कहा कि वो मैसेज पहुंचाने वाली ट्रांसमिशन करती है मैसेजेस की, लेकिन नर्व जो है वो नर्व असल में न्यूरॉन से बना होता है। बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलके नर्व बनाते हैं, तो इसमें ये फ़र्क है कि बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलके उसके एक्सॉन मिलके एक गठरी सी बनाती है जिसको नर्व्स कहते हैं। आप इसको पाइप्स कह सकते हैं, इसको केबल्स कह सकते हैं, ठीक है। और जब न्यूरॉन अकेला काम कर रहा होता है तो वो अलग से अपने वो लिहाज से अपनी हैसियत में न्यूरॉन होता है। वॉलंटरी एक्शन और इनवॉलंटरी एक्शन में क्या फ़र्क है? वॉलंटरी एक्शन वॉलंटरी एक्शन वो एक्शंस जो कि इंसान अपने इरादे से करता है। इनवॉलंटरी एक्शन वो एक्शन जो कि जिसमें इंसान के इरादा और ख्वाहिश शामिल नहीं होती। किडनी और लंग्स में क्या फ़र्क है? किडनी खून को साफ़ करती है, लंग्स जो हैं वो गैसेस का एक्सचेंज करती है जो कि खून को ऑक्सीजनेट करती है, ठीक है। तो लंग्स कहते हैं फेफड़ों को। फिर इसके बाद है लिथोट्रिप्सी एंड डायलिसिस में क्या फ़र्क है? लिथोट्रिप्सी इंसान की किडनी की स्टोन को लेज़र के ज़रिए वो पारा पारा करती है, ब्रेक करती है, और डायलिसिस जो है वो इंसान के खून को मशीन के ज़रिए मसनूई तरीके से साफ़ करती है। तो ये इसमें डिफ्रेंशिएशन हो गया जो मैंने सिंपल उर्दू में बता दिया। बाकी इसके मैंने नोट्स लिखे हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो वो आप व्हाट्सएप में नंबर लिखते मैं आपको सेंड कर दूँगा। एक्सरसाइज में जितनी भी लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन है उसके नोट्स मैंने लिखे हैं, तो आपको अगर चाहिए तो व्हाट्सएप में नंबर लिखते मैं वहाँ से आपका नंबर लेके आपको सेंड कर दूँगा। फिर है एक्सप्लेन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये फिर तफसीली सवालात है दो। नर्वस सिस्टम को पूरी तरह बयान करना है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को पूरी तरह बयान करना है, तो वो वहाँ पे नोट्स में भी शायद होंगे, और अगर नहीं है तो फिर आप टॉपिक से इसको तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इस पर मैं काफ़ी मज़ीद नर्वस सिस्टम पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अलग 1 घंटे का लेक्चर है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम
भी उसमें कवर हो चुका है, तो आप उसको वहीं से पढ़ लें, ठीक है। अच्छा, डिस्क्राइब द मेन पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये भी वहाँ से पढ़ ले, राइट। क्योंकि तफसीली सवाल है, अब मैं फिर सारा टॉपिक तो नहीं पढ़ सकता हूँ, तो आप मेरे पिछले लेक्चर में ये पूरा प्रोसेस आप एक्सक्रीटरी सिस्टम का वहाँ पे देख सकते हैं, सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। राइट अ नोट ऑन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर पे बात करें तो ये भी पीछे लेक्चर्स में हो चुका है। फिर उसके बाद है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर पे बात करें तो ये भी वहाँ लेक्चर से आप कर सकते हैं, क्योंकि ये तफसीली सवालात है। फिर है राइट नोट्स ऑन, इस पे नोट्स लिख के रिफ्लेक्स सेक्शन, रीनल फेलियर, डायलेजर शार्प। मतलब इसका ये है कि ये क्या चीज़ है, इसकी को वाज़ेह करें। तो रिफ्लेक्स सेक्शन मैंने कहा बैरूनी ख़तरात का आपके जिस्म को का एक ऑटोमेटिक रिस्पांस जो एक्शन लेता है उसको रिफ्लेक्स सेक्शन कहते हैं। रीनल फेलियर इंसान के गुर्दे का फेल होना है, और डायलेज़र वो मशीन है जिससे डायलिसिस होता है, जिससे इंसान के जिस्म के खून को साफ़ किया जाता है। सही है, तो ये आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं या वहाँ से आप डिफिनीशंस वो सेट करके उसको याद करके भी कर सकते हैं। अच्छा, ये लिखा हुआ है कि इसको लेबल करें, आइडेंटिफाई एंड लेबल द फॉलोइंग डायग्राम। इस डायग्राम को लेबल करें, मतलब इसके हिस्सों के नाम लिख के। तो ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, मैं जल्दी से आपको ये सिर्फ बता देता हूँ। ये जो है ये डेंड्राइट्स हैं, ये वाला लाइन जहाँ से आया है तो ये न्यूक्लियस है, सही है। और ये जो है ये लाइन जो आया है ये एक्सॉन है, और ये चीज़ें जो है ये टर्मिनल ऑफ एक्सॉन से, सही है। और ये भी जो है डेंड्राइट्स है, पता नहीं ये डेंड्राइट्स की दो इन्होंने की हुई है। अच्छा, इसके बाद ये इसको भी लेबल करना है, तो ये किडनी है, ये यूरेटर है, और ये जो है ये यूरिनरी ब्लैडर है। किडनी, यूरेटर, यूरिनरी, ये यूरिथ्रा है, सही है। इसको सिर्फ नाम लिखने हैं इस तरह। अच्छा, अब हम बिल्कुल आखिरी पेज पे 16 पेज पे हूँ मैं, 18 ये बिल्कुल आखिरी पेज है इस यूनिट का। इसमें 2-3 सवाल आपसे पूछे गए, मैं कोशिश करता हूँ कि 1 मिनट में जल्दी से ये पढ़ के और आपको समझा के तो फिर इसको ख़त्म करते हैं। वाई अ मोटरसाइकिल इज़ एडवाइज टू वेयर द हेलमेट। जो बंदा मोटरसाइकिल चलाता है उसको मोटरसाइकिलिस्ट उसको क्यों कहा जाता है कि आप हेलमेट पहनो? इसको इसलिए कहा जाता है कि इंसान का दिमाग जो है वो बहुत नाजुक और बहुत अहम हिस्सा है, क्योंकि उसके बगैर इंसान का वजूद, उसकी ज़िंदगी मुमकिन नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा नाजुक है। इस वजह से मोटरसाइकिलिस्ट को कहा जाता है कि आप हेलमेट पहने ताकि आपका दिमाग एक्सीडेंट की सूरत में महफूज रहे। फिर है अ पर्सन मेट एन एक्सीडेंट इन अ कार, एक बंदे की कार में एक्सीडेंट हो गई। व्हेन ही वाज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल, जब वो हॉस्पिटल लाया गया, ही डिड नॉट नो इवन हिज नेम, उसको अपना नाम तक याद नहीं था। व्हाट शुड हैव हैपन टू हिम, आपके ख्याल में इसके साथ क्या हुआ? रिलेट योर आंसर विद रेफरेंस टू योर नर्वस सिस्टम, अपने जवाब को नर्वस सिस्टम की रूह से आप अपना जवाब दें। मतलब ये है कि कार एक्सीडेंट हो गया, वो मरीज़ को की याददाश्त चली गई, उसको अपना नाम तक भी याद नहीं था, तो क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि ये उसकी याददाश्त चली गई? तो मैंने लेक्चर में भी इस पे बात की थी कि उसके दिमाग में एक हिस्सा है जो कि याददाश्त को कंट्रोल करता है, जिसको सेरेब्रम कहते हैं। तो उसके जो दिमाग है उसका फर्स्ट पार्ट है जो फोर ब्रेन है, उसमें एक हिस्सा है सेरेब्रम, जो कि सारे, मैंने अभी भी इस पर बात हुई, वो सारे अहम काम सेरेब्रम करता है, जिसमें याददाश्त भी है। तो इसका मतलब है कि एक्सीडेंट में उसका दिमाग हिट हुआ है और उसमें सेरेब्रम जो है वो डैमेज हो चुका है। फिर कहते हैं द टेबल बिलो शो द लिस्ट ऑफ योर डेली एक्टिविटीज़, राइट द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, विच इज़ कंट्रोलिंग दीज एक्टिविटीज़। ये नीचे कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं कि स्लीपिंग, ब्रशिंग योर टीथ, टेकिंग द ब्रेकफास्ट, बैलेंस योर बॉडी और टेकिंग डीप ब्रीथ। ये सारे काम दिमाग के कौन कौन से हिस्से करते हैं, इसको आप फिल कर लें। तो ये आप वहाँ से टॉपिक से देख के ये सब कुछ फिल कर लें। मैं ऐसा करता हूँ कि अब हम बिल्कुल आखिर पे पहुँच चुके हैं, तो मैं लेक्चर को बस अब ख़त्म करता हूँ, क्योंकि तकरीबन ये 1 घंटे और 15 मिनट का लेक्चर हो गया। तो हम अपने
फर्स्ट चैप्टर की लास्ट पेज पे पहुंच गए। हमारा जो है वो आज ख़त्म हो गया और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फिर सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जिसको सेल डिवीज़न, जिसमें सेल डिवीज़न को काफ़ी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ईयर में जितने भी टॉपिक्स हो गए, और अगर उस हवाले से आपके जिस्म में कोई क्वेश्चन रहता है तो उसको आप अपने कमेंट्स में, वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिख लें और मैं कोशिश करूँगी कि उसका जवाब दे दूँ। इसके अलावा अगर आपको चाहिए तो अपना व्हाट्सएप नंबर लिख लें, मैं वहाँ से कमेंट से आपका व्हाट्सएप नंबर लेके आपको नोट सेंड कर दूँगा। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे वीडियो आपको जब अपलोड करूं तो आपको आसानी से आपकी यूट्यूब में नज़र आते रहे और मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।